हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। अभी स्टार्ट करने आ रहे हैं हम सीएनएस फिजियोलॉजी। तो पहले स्टार्ट करने से पहले यार, अभी मैं थोड़ा घर पे आया हुआ हूँ, तो अभी मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टैब आपको शायद दिख भी रहा होगा अगर मैं, ठीक है। और तो इतना सेटअप नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। 4-5 दिन मैं घर पे रुकूंगा, तो जब तक 1-2 वीडियो जो बनाऊंगा उसमें थोड़ा सेटअप हल्का सा वैसा बिगड़ा रहेगा। अदरवाइज़ मैंने ग्रीन शीट लगा दी है और थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग भी सही कर रहा हूँ, चीज़ें और सिस्टमेटिक कर देंगे, है ना। चलो, तो अभी हम सीएनएस फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि आप फिजियोलॉजी पढ़ाइए, तो मुझे लगा यार सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा होता है फिजियोलॉजी को, बिकॉज सारा कर पाना यार मुझे भी लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, है ना। थोड़ा ग्रेजुअली ही चीज़ें होती हैं। तो बायोकेमिस्ट्री पूरा है आपका, कुछ टॉपिक रह गए हैं तो बताओ, मैं पढ़ा दूंगा। और रही बात सीएनएस फिजियोलॉजी, अब स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये मुश्किल टॉपिक है। अगर मैंने ये यूनिट भी खत्म कर दी तो एक बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड यूनिट मैं समझा दूंगा आपको, है ना। सही है ना। चलो, सीएनएस फिजियोलॉजी, तो स्टार्टिंग कुछ लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर होने वाले हैं, मजा आएगा। अगर मैं तो ये कहूँगा कि आप एक नर्व मसल फिजियोलॉजी होती है उसके बाद यूनिट देखना, और एक एनाटमी में न्यूरो एनाटमी हो सके तो वो पढ़ लेना पहले। कोई बात नहीं, मैं सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, बट मज़ा वहाँ पे अच्छा आता है उस तरीके से न्यूरो एनाटमी की पढ़ने के बाद ही, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है सीएनएस फिजियोलॉजी में, हमें देखना है नर्व फाइबर क्या होता है और क्या क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर का। तो पहले समझते हैं नर्व फाइबर क्या होता है। देखो, अगर मैं सिंपल सा एक नर्व बनाऊं तो आपको पता है ना, ये आपको नर्व इस तरीके से, ढंग से लिख नहीं पा रहा, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं इसलिए टैब मेरे हाथ में है, ठीक है। आपको पता है आप इतने हिस्सों क्या बोलते हो बताओ? एक्सॉन बोलते हो, है ना। जो यहाँ पे ये निकले रहते हैं इन्हें क्या बोलते हो? डेंड्राइट्स बोलते हो। बीच में ये क्या है? बीच में ये क्या है? इसे ये देखो, ये क्या है? पूरा सेल बॉडी बोलते हो। उसके बीच में न्यूक्लियस है, ये आपका पूरा एक्सॉन है, लास्ट में आपकी नर्व एंडिंग है। ये बेसिक लेबलिंग हम और आपको सबको आती है, छोटे बच्चों को भी आती है, क्लास 9th में भी आती है बच्चों को, ठीक है। तो ये होता है आपका एक न्यूरॉन, एक बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं नर्व सेल बोल दो या न्यूरॉन, मोर कॉमनली हम न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है, नर्व फाइबर क्या होता है? जो ये एक्सॉन वाला पार्ट है ना, इतना वाला पार्ट, इसको बोलते हैं नर्व फाइबर, ठीक है। तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिकली नर्व फाइबर, बेसिकली एक्सॉन वाली बात कर रहे हैं। तो जो एक्सॉन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं नर्व फाइबर। न्यूरॉन पूरा होता है, नर्व फाइबर एक्सॉन वाला पार्ट होता है, ठीक है जी। और एक टर्म और आती है नर्व, किसे बोलते हैं? जब बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ हम बोलेंगे तो उसे नर्व बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। आ जाओ, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें तो जब भी मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो किसी बेसिस पे करता हूं, है ना। मुझे क्लास को क्लासीफाई करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ किसने चश्मे लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे, उसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पे, है ना। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है एक। तो बेसिस क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चर, कि यार जो एक्सॉन है, जो नर्व फाइबर है, उसके ऊपर माइलिन शीथ है कि नहीं है। अगर है तो माइलिनरी नर्व फाइबर, अगर नहीं है तो नॉन माइलिनरी नर्व फाइबर, है ना। माइलिन शीथ इंपॉर्टेंट होती है नर्व कंडक्शन के लिए। माइलिन शीथ होगी तो उतना अच्छा कंडक्शन होगा, कोई बात नहीं। अभी हमें समझ में आता है दो टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। माइलिन समझ में आता है ना, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो क्या होता है, कुछ नर्व फाइबर जो सप्लाई कर रहे हैं हमारी मसल को, हमारी स्केलेटन मसल्स को या बोन्स को, तो वो हो गए सोमैटिक, मतलब जिसे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ऑटोनॉमिक, जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसी नर्व फाइबर जो मेरे पेट, इंटेस्टाइन, हार्ट, इनको कंट्रोल, जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दे आर ऑटोनॉमिक ना। हमें समझना था ऑटोनॉमिक मतलब अपने आप हो रहा है। तो ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करे, और सोमैटिक नर्व फाइबर जो हमारे स्केलेटल सिस्टम या मसल, जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, दैट सोमैटिक नर्व फाइबर। देखो हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं बोल रहा हूं, दैट सोमैटिक नर्व फाइबर, ओके। डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, तो हमारे पास क्या होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट होता है, क्या आपका क्या होगा यहाँ पे, स्कल वाला पार्ट या ब्रेन वाला पार्ट, और आपका ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो यहाँ से नर्व निकल रही है क्रेनियल नर्व फाइबर, और जो यहाँ से निकल रहे हैं वो गए स्पाइनल नर्व। नाम में रखा है, कोई इंपॉर्टेंट है क्या? मैं बोलूँ बेसिक लेक्चर है एकदम, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, अब देखो ये मान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कुछ नर्व यहाँ से निकल रही होंगी और फंक्शन करा रही होंगी। तो जो नर्व निकलती हैं वो क्या हो गई, इफरेंट, है ना। जो क्या हो गई, एग्जिट हो रही हैं, जो क्या कराएंगी, मोटर फंक्शन। लाइक मैंने अपना हाथ ऐसे करा, ऐसा करा, इसका मतलब क्या है कि एक नर्व निकली होगी और उसने जाके मसल को कमांड दी कि ऐसे हाथ करो,
मोटर फंक्शन, है ना। तो इफरेंट क्या कराती है, मोटर नर्व फाइबर, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, मेरी बात समझो, किसी ने मेरे यहाँ टच किया तो ये इंफॉर्मेशन मेरे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो जा रही है ना ये, तो ये एफरेंट नर्व फाइबर यानी कि सोमैटिक नर्व फाइबर, टच, पेन, प्रेशर, ये एफरेंट लेके जा रही है इंफॉर्मेशन, इफरेंट वापस लेके आ रही है और कुछ काम करा रही है। सिंपल समझो यार, ये देखो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, लाइक टच हुआ, तो बाहर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही है, तो ये कौन से फाइबर करेंगे, सोमैटिक नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व बोलते हैं। और टच के बदले में मुझे हाथ हटाना है, मान लो गर्म चीज लग गई, तो जो हटाना है ये ऑर्डर ऊपर से आएगा, कहां पे, मसल्स के पास, मसल्स के पास, तो ये हो गया आपके मोटर नर्व फाइबर, इफरेंट। तो एफरेंट ले जाने वाले बाहर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस रिस्पांस लेके आने वाले इफरेंट। समझ में आ रहा है क्या, बहुत बेसिक है, मुझे पता है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, समझना, यहां समझो, है ना। लाइक वाइज देखो, यहां देखो, एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन बना दिया मैंने जल्दी जल्दी, और एक न्यूरॉन है, उनके बीच में गैप होता है जिसे हम साइनस बोलते हैं। तो गैप के बीच में तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल नहीं करेगी, है ना। इलेक्ट्रिकल, भाई करंट, एक तार है, करंट ट्रेवल कर रहा है, बट बीच में कट लग गया, तो करंट ट्रेवल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो ये जो गैप है, यहाँ पे ये नर्व इंपल्स जो यहाँ से आ रही है, वो आगे कैसे जाएगी। तो नर्व एंडिंग जो होती है, मैं समझाता हूँ, यहाँ पे नर्व एंडिंग है, वसाइकल्स होते हैं, अभी बात नहीं कर रहे, ये कुछ केमिकल निकालते हैं, कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं बाहर और अगले वाले न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं, फिर वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाती है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे मैं क्लासिफाई करूंगा। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा निकल रहा है, नॉन एड्रेनलिन, और भी होता है बट मेजॉरिटी वाला बात कर रहा हूं मैं भी, नॉन एड्रेनलिन, तो आप बोलोगे एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर। अगर निकल रहा है एसिटाइल कोलिन, तो बोलो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, डिपेंडिंग अपॉन न्यूरोट्रांसमीटर। यार ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा इसको सेकेंड ईयर में, और मुझे लगेगा मैं कोई ना कोई एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर पक्का, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, वहां पे ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नॉन एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन के हिसाब से मैंने रख दिया। क्या नाम है ये मैंने नाम क्यों लिए, ये मेरे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो जहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एड्रेनलिन निकल रहे हैं या फिर एसिटाइल कोलिन निकल रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने नाम दे दिए है, ठीक है जी। तो ये स्टूपिड सी बात। अब डिस्कस करते हैं, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंगर गैसर क्लासिफिकेशन। ये क्या बोलते हैं आपसे, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है इनका, डायमीटर और कंडक्शन। देखो सिंपल सी बात है, जितनी नर्व मोटी होगी उतना ही तेज कंडक्शन होगा। मोटी नर्व क्यों है, ड्यू टू माइलिनेशन, माइलिनेशन जितना ज्यादा होगा, नोड ऑफ रेनवायर उतने होंगे और आपका चीजें उतनी अच्छी चलेंगी, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला आपसे, तो डिपेंडिंग अपॉन जितना कोई मोटा होगा फाइबर, नर्व फाइबर, उतना ही तेज कंडक्शन होगा। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने फाइबर को 3 नाम दिए, ए बी सी नर्व फाइबर, जिसमें से ए एंड बी आपके माइलिन वाले हैं, आपके माइलिन वाले हैं, और ए के मैंने सब डिवीजन करे हैं डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन वगैरह, ए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे माइलिन हैं, ये भी माइलिनेटेड है। सी वाला नॉन माइलिनेटेड है। तो जो नॉन माइलिनेटेड वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा पतला होगा, हाँ सबसे पतला यही होता है, उससे ज्यादा ये होता है मोटा, सबसे ज्यादा मोटा ये होता है। तो डायमीटर की वाइज देखा जाए ऐसे डिक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है। चलो अब क्या हुआ, जितना मैंने बताया जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ही तेज कंडक्शन स्पीड होगी। तो कंडक्शन स्पीड भी आप देखोगे ग्रेजुअली कम हो रही है, बिकॉज डायमीटर भी कम हो रहा है। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, याद रखना है, कोई दिक्कत अभी तक। अब बात करते हैं यार क्या इनके फंक्शन की। देखो एक सेकंड, ए अल्फा का फंक्शन देखो क्या होता है। फंक्शन मतलब एक होता है इफरेंट फंक्शन, एक होता है एफरेंट फंक्शन। फिर बताओ एफरेंट फाइबर क्या होते हैं, जो नर्व इंपल्स लेके जाएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। और इफरेंट क्या होता है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हुई उसको लेके मसल्स में जाएंगे, यानी कुछ मोटर फंक्शन कराएंगे। इफरेंट वाले मोटर फंक्शन कराते हैं, एफरेंट वाले कुछ आपका सेंसरी बोल सकते हो, आपकी बॉडी को सेंस करते हैं ना। तो जो ए अल्फा है उसका जो मेन काम है प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि जॉइंट की लोकेशन आपका पता लगाना, और आपका टच, प्रेशर, नहीं ए बीटा में आता है वो। तो मेन इसका क्या हुआ,
प्रोप्रियोसेप्शन, गोल्गी टेंडन की वजह से करता है, वो छोड़ो अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, प्रोप्रियोसेप्शन कराता है जॉइंट की लोकेशन पता लगाना। ए अल्फा वाला का एफरेंट फंक्शन हो गया। इफरेंट क्या है, मोटर फंक्शन है, कुछ मूवमेंट कराता है, ठीक है। अब ए बीटा पे आते हैं, ए बीटा पे आते हैं। ए बीटा का इफरेंट वाला फंक्शन है ही नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स वाला फंक्शन नहीं है, केवल सेंस वाला फंक्शन है। क्या, टच हो रहा है या प्रेशर हो रहा है। एफरेंट वाला फिर बताओ मुझे, क्लियर हुआ क्या। एफरेंट वाला मतलब कि बाहर बॉडी में कुछ हुआ है, हमारी बॉडी उसे सेंस कर रही है, दैट एफरेंट। इफरेंट मोटर फंक्शन, ठीक है। ए गामा का सिर्फ मोटर वाला फंक्शन है, मतलब सिर्फ इफरेंट फंक्शन है, मसल स्पिंडल को फंक्शन कराना, मोटर कराना, ठीक है। ए अल्फा बीटा गामा डेल्टा का क्या फंक्शन है, केवल एफरेंट वाला, यानी पेन, कोल्ड एंड टच का पता लगाना, ये सब आपका ए डेल्टा वाला हो गया, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, ये देख लो बी वाला क्या है, बी वाले का क्या है, प्री गैंग्लियोनिक। देखो क्या होता है, अगर आपने थोड़ा भी देखा हो, एक यहाँ पे एक नर्व आ रही है, फिर ये बीच में गैप आया, फिर एक दूसरी नर्व बनती है, इसे बोलते हैं गैंग्लियन। इससे पहले वाली प्री गैंग्लियोनिक नर्व, इस गैंग्लियन से पहली वाली नर्व प्री गैंग्लियोनिक नर्व, इसके बाद वाली पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, है ना। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व किस फाइबर की है, बी फाइबर टाइप की है, और आपकी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो आपका सी फाइबर की है, ठीक है जी। और सी वाला क्या कराता है आपका, एफरेंट फंक्शन, पेन एंड टेम्परेचर। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस इतना याद कर लो और फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, जो आपका न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, लास्ट न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, वो सिर्फ मोटर देखता है। क्या देखता है, सिर्फ मोटर। एक सेकेंड, सिर्फ एफरेंट वाला, सॉरी, सिर्फ एफरेंट वाला, यानी सिर्फ सेंसरी वाला। समझो मेरी बात, थोड़ा गर्मी बहुत लग रही है, पंखा बंद होता है ना, और तो खड़े होके बन नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, ये देखो, अगर मैं बोलूं कि एफरेंट वाला किस किस के पास काम है, आप बोलोगे ए अल्फा वाला भी एफरेंट कराता है, मान ली बात। ए बीटा वाला भी एफरेंट कराता है, मान ली बात। क्या ए गामा वाला एफरेंट कराता है, आप बोलोगे नहीं कराता, तो ए गामा यहाँ पे नहीं आएगा, ए गामा यहाँ पे नहीं आएगा। और आओ, ए डेल्टा है, हाँ ए डेल्टा कराता है। बी वाला कराता है एफरेंट, आप बोलोगे नहीं एफरेंट वाला काम नहीं, तो बी भी नहीं आएगा, सी आएगा, सी आएगा। तो जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, लॉयड्स क्लासिफिकेशन है, उसमें आपका जो एफरेंट वाले ही आते हैं, मोटर नहीं आते हैं। जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन था, वहाँ पे एफरेंट और ईफरेंट दोनों ही आ रहे थे, बट यहाँ पे सिर्फ सेंसरी, यहाँ पे सिर्फ, एक सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ सेंसरी। तो उनको न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कर दिया गया, 1A 1B, ए अल्फा फंक्शन अलग अलग होते हैं, बट कोई बात नहीं। सेकंड वाले का हो गया ए बीटा, थर्ड वाले का नंबर ए डेल्टा। गामा नहीं आया, क्यों, गामा का केवल मोटर फंक्शन है, जो कि इसमें काउंट नहीं होता है ना। 4 वाले का सी आ गया, तो ये गामा नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इनका केवल मोटर फंक्शन होता है, और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मोटर फाइबर्स को हम काउंट में नहीं लाते हैं। तो इतना ही था, एक बार मैं वीडियो देख लूंगा कैसे एडिटिंग करता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा ना खड़े होके बन नहीं रहा, या तो बने तो मेरे को रखने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा हाथ में रख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बट ठीक है। दैट्स इज ऑल। आप लोगों को मजा आया हो तो वीडियो 1-2 दिन ऐसी आएंगी, अगर मैं बना पाया 2 वीडियो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कैसी लगी वीडियो, रिस्पांस देना, उस हिसाब से आपका रिस्पांस होगा, उस हिसाब से वीडियो की फ्रिक्वेंसी में डिसाइड हो पाएगा कि हाँ यार कितना बच्चा पढ़ रहा है। अदरवाइज वीडियो बहुत बन चुकी हैं, वीडियो में बहुत सारी बना भी रहा हूँ। दूसरी, प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स दिखाइए, अगर आप तक वीडियो पहुंच गई किसी भी वजह से, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, है ना। कंटेंट बहुत अच्छा है, जितने लोगों का रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, जस्ट नो, मतलब थोड़ा सपोर्ट करो है थोड़ा सा, है ना। बाकी चीज़ें चल रही हैं, हो जाएगा सब कुछ, चलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।